हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर के पार्ट 3 को। देखो ये पूरा चैप्टर ना 3 पार्ट में डिवाइडेड था, इसलिए हमने 3 वीडियो बनाया। हमने फर्स्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट वीडियो में एंटार्क्टिका के हिस्ट्री के बारे में बातें की। फिर सेकंड पार्ट में हमने ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में बातें किया, यानी कि ह्यूमंस के कारण एंटार्क्टिका पे क्या असर पड़ रहा है। और आज थर्ड पार्ट में हम वॉक ऑन द ओशन टॉपिक को पढ़ेंगे। नहीं टेंशन मत लो, ओशन पे चलने के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बारे में बात करेंगे कि आखिर तिसानी दीदी एंटार्क्टिका पहुंचती कैसे है। मतलब ऑब्वियसली लास्ट में उन्होंने शिप लिया होगा और वो शिप से पहुंची होगी, लेकिन शिप से पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि एंटार्क्टिका वर्ल्ड के एंड पे लाई करता है, यानी कि अर्थ के सबसे निचले हिस्से पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पता है, मेरा एंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस फुल ऑफ एपिफेनीज था। एपिफेनीज का मतलब होता है फुल ऑफ रियलाइजेशन एंड फुल ऑफ नॉलेज। और पता है इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या था? और पता है मेरे इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या था? जब हमारा शिप एकेडमिक सुकेल्स की एंटार्क्टिक सर्कल में 65.55 डिग्री साउथ में आइस में फंस जाता है। वो भी पता है कहां पर? पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में। हमारा शिप पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में फंस चुका था। देखो, पेनिनसुला ऐसी रीजन को कहते हैं जो हर तरफ से पानी से सराउंडेड होता है, जैसे कि तुम इंडिया के सदर्न पार्ट को ही ले लो। और टैडपोल आइलैंड एक आइलैंड है जो एंटार्क्टिका से जस्ट पहले आता है। इन शॉर्ट तुम कह सकते हो एंटार्क्टिका पहुंचने वाले रास्ते में ही आता है। देखो, इस पॉइंट पे ना जो शिप के कैप्टन थे वो डिसाइड करते हैं कि अब वो और आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्हें शिप को वापस घुमा लेना ही सही ऑप्शन लग रहा था। लेकिन शिप को वापस घुमाने से पहले कैप्टन एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। कैप्टन जल्दी से शिप से गैंगप्लैंक उतारते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि गैंगप्लैंक होता क्या है? तो देखो, जनरली गैंगप्लैंक एक लकड़ी का पार्ट होता है जिसे लोग शिप से उतरने और चढ़ने के लिए यूज करते हैं। पहले के टाइम में ना राजा महाराजा अपने गेट पे भी यूज करते थे, गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए। अभी के टाइम में तुम्हें ज्यादातर शिप में यूज होता ही दिखेगा। तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि गैंगप्लैंक कैसा दिखता है। इसके बाद क्या होना था, शिप के सारे लोग गैंगप्लैंक की मदद से उतरते हैं और आइस के बड़े से लैंडमास में चलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे शिप में टोटल 52 लोग थे और सबके पास गोरेटेक्स और ग्लेयर्स थे। गोरेटेक्स का मतलब तुम वाटरप्रूफ क्लोथ्स या फिर बूट समझ लो, और ग्लेयर्स का मतलब तुम वाटरप्रूफ रिफ्लेक्टिव गॉगल समझ सकते हो। और पता है ये सारी चीज हमारे पास क्यों थी? ताकि हम इजिली व्हाइट लैंडमास पे चल सके, यानी कि हम इजिली उस ठंडे वाले टेम्परेचर में चल सके, क्योंकि इतनी ठंड में तुम नॉर्मल कपड़े जूते पहनकर नहीं चल सकते हो। और बिना ग्लेयर्स यानी कि बिना गॉगल्स के तुम्हारी आंखें लाल हो जाएगी। वैसे हम जब चल रहे थे ना तो दूर दूर तक सिर्फ व्हाइट लैंडमास दिखाई दे रहा था, और हम जिस आइस सीट पे चल रहे थे ना वो बस 1 मीटर थिक था, यानी कि उस 1 मीटर थिक आइस सीट के नीचे बहुत बड़ा समुद्र था। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर वो आइस टूटता ना तो हम लोग सीधा समुद्र में जाके गिरते। और वो समुद्र 180 मीटर गहरा था। बेसिकली हमारे 1 मीटर आइस सीट के नीचे 180 मीटर का समुद्र था, यानी कि सॉल्ट वाटर था जो कि लिविंग एंड ब्रीथिंग था। देखो, यहाँ पे लिविंग और ब्रीथिंग का मतलब हुआ कि उस वाटर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और पता है उन आइस के ऊपर ना बहुत सारी कार्बिटर सील्स थी जो सन के नीचे लेटी हुई थी। बेसिकली सन बात ले रही थी, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बनियान ट्री के नीचे लेटकर सन बात नहीं ले रहे होते, बिल्कुल वैसे ही। वैसे तिसानी दीदी के लिए ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अनयूजुअल तो था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यानी कि तिसानी दीदी जब सील्स को पहली बार सन बात लेते हुए देखती है तो उन्हें ये कुछ रिवॉल्यूशनरी नहीं लगता है। उन्हें लगता है क्या हुआ, नॉर्मली तो है। पता है मैं 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करके यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेचर कैसे इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है, यानी कि हम कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि क्या हो अगर एंटार्क्टिका वापस से पहले की तरह वार्म प्लेस बन गया तो हम ह्यूमंस तब तक जिंदा रहेंगे, या फिर हम भी डायनासोर, मैमोथ्स और वुली राइनोसोरस की तरह खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक्सटेंड हो जाएंगे। खैर फ्यूचर में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो मैंने जियो और इन टीनेज बच्चों के साथ किया ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन सभी टीनेज बच्चों में आइडियलिज्म है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यही बच्चे तो हमारे फ्यूचर है ना। पर देखो, आने वाले 1 मिलियन सालों में, यानी कि आने वाले 10 लाख सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन 10 लाख सालों में सिर्फ एक दिन कितना मायने रखता है? यानी कि क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ एक दिन कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्योंकि इन बच्चों ने और मैंने जो सिर्फ एक दिन में सीखा है ना, शायद हम ये पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाते। और ये जो हमने सिर्फ एक दिन में सीखा है ना, ये इनफ है बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। और हाँ, ये तो मैं श्योर हूँ कि ये एक दिन डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और इस तरह से तुम्हारा क्यूट सा प्यारा सा नेचर पे बना हुआ चैप्टर खत्म होता है। वैसे अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कर लो। सिंपली एडुकेशन भैया ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले लो। नहीं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ही अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।